कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, हम लोग हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न होती है, उसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है। आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में हम अभी पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि उस समय की स्थिति क्या थी। ठीक है। स्थिति का मतलब पहले ये देखें कि उस समय राज्यों की स्थिति क्या थी। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री हम लगभग 1757 से शुरू करेंगे। ठीक है। और 1947 तक जाएंगे। तो उससे पहले जो पृष्ठभूमि थी उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं, और साथ ही साथ कंपनियों के आगमन के बारे में देख रहे हैं। ठीक है। कंपनियों के आगमन में हम पुर्तगाल देख चुके हैं। ठीक है, जो सबसे पहले आई थे। इसके बाद हम डच देखे हैं, फिर इसके बाद डेनिश देखे हैं। डेनिश ब्रिटिशर के बाद आए थे। ठीक है, अंग्रेजों के बाद आए थे, लेकिन फिर भी हम उससे पहले देख लिए, बहुत थोड़ा सा था। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अंग्रेजों के बारे में। ठीक है, कि अंग्रेज आए। ठीक है, फिर यहाँ व्यापारिक कंपनियाँ स्थापित की हैं, फिर धीरे धीरे उनकी शक्तियाँ किस प्रकार बढ़ी। फिर इसके बाद मतलब संघर्ष भी होता है, फ्रांसीसी और इनके मध्य संघर्ष भी होता है, उसको भी देख के फिर आगे हम बढ़ेंगे। फिर 1757 के युद्ध तक चलेंगे। हाँ, तो आगे चलें। आप लोग इससे पहले वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज इसको शुरू करते हैं, मतलब इसको भी शुरू कर सकते हैं पहले, फिर उससे देखिएगा, या इससे पहले देखिए उससे बाद में किसी तरह कर लीजिएगा। ठीक है। चलिए, आज हम देखें अंग्रेजों के बारे में। हाँ, चलिए आज कल हम डचों और डेनिशों के बारे में देखे थे। ठीक है, डच और डेनिश में भी यही देखे थे कि ये क्यों आए थे, कौन, मतलब कौन तो नहीं देखे थे क्योंकि कौन महत्व ही नहीं है। ठीक है। और इसके बाद फिर देखें कि वो क्या क्या कार्य किए हैं। ठीक है, और फिर वो क्यों नहीं बढ़ा पाए हैं। डचों के बारे में तो देखा गया कि वो डेनिश वहाँ इंडोनेशिया में इनका व्यापारिक एकाधिकार हो गया। फिर इसके बाद डेनिशों के बारे में भी देखें, तो कल ये सब हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो अब जो देखेंगे वो अंग्रेजों के बारे में देखेंगे। ठीक है, अंग्रेज आए। ठीक है, इसके बाद फिर धीरे धीरे वो अपनी फैक्ट्रियाँ या कंपनियाँ स्थापित करेंगे, फिर इसके बाद वो लगातार मजबूत होते जाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि जैसे सभी लोग इस मतलब शांत हो गए। ठीक है, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ाते ही चले गए। ठीक है, शांति वार्ता के द्वारा, ठीक है, समझौते के द्वारा, कई चीज़ों हैं, फिर युद्ध के द्वारा भी होता है, कई चीज़ों के द्वारा वे अपनी शक्ति लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं जो हमारे चौथे हैं वो अंग्रेज हैं। ठीक है, इनके बारे में क्या कहा जाए, कह सकते हैं कि ये कब आए, दिसंबर 1600। ठीक है, दिसंबर 1600 में ये आए हैं। उस समय जो ब्रिटेन की महारानी है, ठीक है, वो एलिजाबेथ प्रथम है। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम है। ठीक है, ये वहाँ की शासिका है। ठीक है, ये क्या किए हैं, ये एक मतलब अधिकार पत्र दिए हैं। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया है। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी पहले नाम नहीं थे, अभी देखेंगे क्या नाम है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी तो बाद में नाम हुआ। तो ईस्ट मुख्य रूप से आप ये जानिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया, एक अधिकार पत्र दिया। ठीक है, इंग्लैंड में बहुत सारी कंपनियां हैं, उसमें से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिया गया कि आप पूर्व की ओर व्यापार करेंगे। इंग्लैंड से पूर्व की ओर यदि कोई व्यापार करेगा तो वो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी होगी। ठीक है, और कोई नहीं करेगा। और ये अधिकार दिया गया 15 वर्षों के लिए। ठीक है, कि 15 वर्षों के लिए ये अधिकार दे दिया गया कि आप जाइए व्यापार करिए, पूर्व की ओर केवल आप ही व्यापार करेंगे। तो पूर्व की ओर अगर यूरोप से पूर्व की ओर देखेंगे तो भारत ही पड़ता है। ठीक है, भारत मतलब इधर भारत के तरफ जितने भी देश हैं सभी आते हैं। ठीक है, तो एलिजाबेथ प्रथम ने एक अधिकार पत्र दिया, जिससे क्रम में दिसंबर 1600 में अंग्रेज क्या हुए, भारत आए। ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है। चलिए, अब पहला पॉइंट इसमें लिखते हैं। इस मतलब ये जो आए थे, इनकी कंपनी के मुख्य रूप से नाम लिख लीजिए। जो इनकी कंपनी का मुख्य रूप से नाम था, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन into
द ईस्ट इंडीज, ठीक है, ये कंपनी का नाम था जो उस समय अंग्रेजों की, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, प्रारंभ में ये नाम था, ठीक है। द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इन टू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, ये कहा जाता था। जब अधिकार पत्र दिया गया था तब, जब एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा जब अधिकार पत्र दिया गया था तो कंपनी का नाम उस समय यही था, ठीक है। बाद में इसका नाम चेंज होगा, ठीक है। 1833 का चार्टर अधिनियम आया था, उसके द्वारा इसका नाम चेंज किया गया था, ठीक है। तो आप लिखेंगे इसका नाम कब परिवर्तित हुआ, 1833 का एक चार्टर अधिनियम, हम देखेंगे 4 चार्टर अधिनियम आएंगे, ठीक है। उसमें से एक आया था 1833 का, 1793 शुरू होगा, 1793, 1813, 1833 और 1853 में, ठीक है। 4 चार्टर आएंगे, उसमें से 1833 में जो चार्टर आए, इसके द्वारा इसका नाम क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अंग्रेजों की जो कंपनी आई थी उसका प्रारंभिक नाम क्या था, द कंपनी एंड द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन इनटू द ईस्ट इंडीज कहा गया है। लेकिन इसका नाम परिवर्तित हुआ 1833 चार्टर अधिनियम में, जब इसका नाम रखा गया ईस्ट इंडिया कंपनी। इसको आप लिखेंगे, ठीक है। कुछ नहीं करना, ये कहीं पूछा नहीं जाता है, केवल ये आएगा कि इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब रखा गया, तो ये आता है कि 1833 के चार्टर अधिनियम में आता है, ठीक है। केवल ये पूछा जाता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं, केवल इसी तरह आप लिख दीजिएगा, ठीक है। और कुछ लिखना नहीं, केवल इसी तरह लिखना, ठीक है। तब करें, चलिए। जो सबसे पहले अंग्रेज आए थे उसमें कह सकते हैं कि ठीक है, कैप्टन हॉकिंग कहते हैं, ठीक है, जो प्रथम अंग्रेज कह सकते हैं। ठीक है, तो कौन आए थे, कैप्टन हॉकिंग्स, ठीक है, कैप्टन हॉकिंग्स आए थे, ठीक है। कैप्टन हॉकिंग्स प्रथम अंग्रेजी थे, ठीक है, जो आए थे भारत में, ठीक है, वो कैप्टन हॉकिंग्स थे, ठीक है। 1911 या 1611 तक ये रहेंगे। इनके साथ एक व्यक्ति और आएंगे जिन्हें कहा जाता है विलियम फिंच, इनके सहयोगी के रूप में आए थे विलियम फिंच, ठीक है, फिंच, विलियम फिंच इनके साथ आए थे, ठीक है। अभी हम आगे देखेंगे, ठीक है। जो जहांगीर और अनारकली की जो प्रेम कथा का जो दंत कथा देखा वर्णन किया गया था वो विलियम फिंच के द्वारा ही किया गया था, ठीक है। तो प्रथम अंग्रेज आदि कैप्टन हॉकिंस थे, ठीक है, विलियम फिंच उनके साथ उनके सहयोगी के रूप में आए थे, इतना लिखेंगे। तीसरा लिखें, चलिए। तीसरे में ये कहा गया कि ये जब आए थे, ठीक है, उस समय शासन मुगलों का था, ठीक है, उस समय जहांगीर शासन में थे, मतलब जहांगीर ही राजगद्दी पर बैठे थे, दिल्ली की राजगद्दी पर जो बैठे थे वो जहांगीर ही थे, ठीक है। तो जहांगीर से ये मिले और ये कहते हैं कि इनको द्विभाषीय कहा जाता है क्योंकि इनको फारसी और तुर्की का ज्ञान था, ठीक है, तुर्की भाषा का, फारसी, तो जो जहांगीर भाषा था इनको क्या कहा, कैप्टन हॉकिंस को द्विभाषीय कहा, ठीक है, द्विभाषीय, ठीक है, द्विभाषीय इनको कहा गया कि ये द्विभाषीय, क्योंकि फारसी और तुर्की इनको ज्ञान था, ठीक है। फारसी में बात किए थे जहांगीर से, ये फारसी में बात किए थे, ठीक है। इसके बाद उनसे प्रसन्न भी हुए, 400 मनसबदार दिए गए, ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही है, ठीक है। चौथा कहते हैं कि ये हेक्टर जहाज कहते हैं, हेक्टर जहाज के द्वारा ये आए थे, ठीक है, ये कभी कभी पूछा जाता है, हेक्टर जहाज के द्वारा ये आए थे, ठीक है, सूरत की बात है ये, ठीक है, हेक्टर जहाज द्वारा सूरत में आए थे ये, ठीक है, इसे आप लिख लीजिएगा, हेक्टर जहाज के द्वारा आए थे कैप्टन हॉकिंग, ठीक है। इनके सहयोगी के नाम इसको भी लिख लीजिएगा, बहुत दोनों इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं, इतना लिख लीजिएगा। आगे देखें, चलिए, ठीक है।
आप चाहे इसी तरह लिख लीजिए करिए, समझने के लिए शायद इसी तरह जो समझ में ना आए उसे पूरा लिखा करिए, नहीं तो ऐसे ही लिख लिया करिए, ठीक है। पांचवा देखें, ठीक है। तो ये आए, इसके बाद उस समय 1608 में जब ये आए थे, ठीक है, 1608 में सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी, लेकिन वो चली नहीं, ठीक है, मतलब वो असफल रही, ठीक है, वो फैक्ट्री। तो उसके बारे में हम लोग नहीं देखेंगे, अभी फैक्ट्रियों के बारे में देखेंगे तब देखेंगे। जो दूसरे आए थे हमारे अंग्रेज व्यक्ति, वो कौन थे? उनको कहते हैं थॉमस रो, ठीक है, थॉमस रो या थॉमस रो कुछ भी कहें, वही है, थॉमस रो हम लिख रहे हैं, ठीक है, थॉमस रो, ठीक है। उस समय जागीरी थे शासक, और इनके जो सहयोगी के रूप में थे, उनके सहयोगी के रूप विलियम फिंच थे, इनके सहयोगी के रूप में थे एडवर्ड टेरी, ठीक है, एडवर्ड टेरी इनके सहयोगी के रूप में थी, ठीक है। कहते हैं थॉमस रो उस समय जब आए थे तब वो व्यापारिक अधिकार चाहते थे, ठीक है, कई सारी रियायतें चाहते थे, ठीक है, मुगल बादशाह से, जहांगीर से। तो कारण इसके कारण कहते हैं विरोध भी हुआ था, ठीक है, विरोध हुआ, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं अधिकार दिए, कुछ रियायतें दी गई थी, ठीक है, अभी हम बाद में देखेंगे। तो थॉमस रो कौन हुए? दूसरे अंग्रेज हुए थे, और उस समय इनको भेजने वाले थे, जो वहाँ के शासक बदल गए थे, वो थे जेम्स प्रथम, ठीक है, इंग्लैंड में जेम्स प्रथम, ठीक है। एलिजाबेथ जब कंपनी का अधिकार दिया गया था तो तब एलिजाबेथ थे, फिर बाद में जेम्स प्रथम इसके बाद बने, फिर वो इनको भेजे, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, थॉमस रो। इन्होंने 15 वर्ष के लिए दिया था कि 15 वर्ष के लिए जाइए आप पूर्व की ओर, 15 वर्ष के लिए एकाधिकार दिया गया था कि आप इंग्लैंड की कंपनियों में से ईस्ट इंडिया कंपनी 15 वर्ष पूर्व में व्यापार करेगी, वो भी एकाधिकार होगा व्यापार में, ठीक है। एकाधिकार का मतलब ब्रिटेन की और कोई कंपनी पूर्व में व्यापार नहीं कर सकती है, ठीक है। लेकिन जेम्स प्रथम क्या कहें, जेम्स प्रथम अनिश्चित काल के लिए कर दिए, ठीक है। ये क्या कर दिए, व्यापारिक एकाधिकार को बढ़ाकर अनिश्चित काल के लिए किए, ठीक है, कि आप जाइए पूर्व की ओर व्यापार करिए और अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल का मतलब कोई निश्चित नहीं है, ठीक है, कोई निश्चित काल नहीं, निश्चित काल नहीं, ठीक है। व्यापारिक एकाधिकार दिया गया कि आप जाइए निश्चित काल के लिए पूर्व में व्यापार करिए, लेकिन ये कहा गया यदि वह नागरिकों के हितों में नहीं होगा तो 5 वर्ष की नोटिस देकर आपके एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ये कह दिया गया, ठीक है। लेकिन एलिजाबेथ 15 वर्ष का अधिकार 15 वर्ष का अधिकार दिए थे, लेकिन क्या किए थे वो 2 वर्ष कहते हैं, वो ये किए थे कि 2 वर्ष के अंदर यदि आप मतलब मनमानी करते हैं तो 2 वर्ष के अंतर्गत आपको नोटिस देकर आपके एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा। ये 2 वर्ष कहे थे, लेकिन ये क्या कहें 5 वर्ष, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो सकता है, ठीक है, लेकिन उसके बाद 5 वर्ष से पहले आपको हम एक नोटिस दे देंगे, उसके बाद आपका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लिखना है कि जेम्स प्रथम द्वारा व्यापारिक एकाधिकार को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया, ठीक है, यह अनिश्चित काल तक बढ़ा ही रहा, लेकिन बाद में उन्होंने यह घोषणा की यदि यह व्यापारिक एकाधिकार नागरिकों के हितों में नहीं होगा तो 5 वर्ष के पूर्व नोटिस के द्वारा आपके व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं, यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है, रफ कर दें, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे समाज। देखिए, आप दूसरे तीसरे अंग्रेज के बारे में जानना नहीं, अभी हम जब अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे तब तो सबके बारे में देखना, क्लाइव हो गया, ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है, ये जितने भी गवर्नर आए हैं इनके बारे में तो पूरा पढ़ना है, इसलिए सबके बारे में बताना जरूरी नहीं, ठीक है। जिनके बारे में नहीं पढ़ना था उनके दोनों के बारे में बता दिया गया, ठीक है। 1-2 पॉइंट और लिख लीजिए। कहते हैं कि 1661 में क्या किए थे, चार्ल्स राजकुमार थे, ठीक है, ब्रिटेन के राजकुमार जो थे वो आए थे, उनका नाम चार्ल्स सेकंड था, ठीक है, ये पूछा गया, ठीक है, चार्ल्स सेकंड था। ये क्या किए हैं, ये पुर्तगाली एक
लड़की से एक विवाह किए, ठीक है। चार्ल्स सेकंड राजकुमार है, ठीक है, ब्रिटेन के। वो क्या किए, पुर्तगाली एक लड़की से विवाह किए जिसे नाम था कैथरीन ब्रेंगाजा, ठीक है, ब्रेंगाजा, ठीक है। कैथरीन ब्रेंगाजा कहते हैं कि चार्ल्स सेकंड से पुर्तगाली एक नायिका क्या की है, कैथरीन ब्रेंगाजा जिनका नाम था, वो क्या किए, इनसे विवाह किए, ठीक है। एक पुर्तगाली थे, पुर्तगालियों के साथ इनका संघर्ष होता रहा, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन ये वहाँ के राजकुमार है, ठीक है, परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो इनसे इनका विवाह हुआ, ठीक है। तो इनको क्या मिला, इनको मुंबई दहेज में मिल गया, ठीक है। बॉम्बे, जिसे मुंबई बॉम्बे उस समय चलता था, ठीक है, बॉम्बे इनको क्या मिल गया, दहेज में मिला, ठीक है, दहेज में मिल गया। और ये बॉम्बे जब इनको दहेज में मिला तो ये राजकुमार क्या किए, ये राजकुमार इस बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी ये क्या कर देते हैं, बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते हैं, ठीक है। दहेज में मिला था, क्यों मिला था, क्योंकि ये पुर्तगाली कैथरीन ब्रेंगाजा, और ये किसे, ये बॉम्बे पर अधिकार था पुर्तगालियों का, ठीक है। जब शादी की तो दहेज के रूप में इनको दिया गया, ठीक है, खुश करने के लिए एक प्रकार से। फिर जब बॉम्बे को दहेज में दिया गया तो ये क्या कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बॉम्बे दे दिया, ठीक है। जब बॉम्बे दिया गया, इसके बदले कहते हैं कि 10 पाउंड वार्षिक आपको देना पड़ेगा, ठीक है। ये कहा गया है कि वार्षिक में आप 10 पाउंड देंगे, लेकिन वो बहुत कम राशि थी, ठीक है। तो आप कोई परेशानी, इतना लिखेंगे, बॉम्बे दिया गया, इसके बाद उसको ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया गया। क्या लिखेंगे, 16 सेक्शन राजकुमार चार्ल्स तृतीय का पुर्तगाली एक लड़की के साथ कैथरीन ब्रेंगाजा जिसका नाम था विवाह हुआ, जिसके कारण बॉम्बे दहेज के रूप में मिला और चार्ल्स सेकंड ने बॉम्बे को ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, ठीक है। इतना आप लिखेंगे, कोई परेशानी तो नहीं, रफ कर दें, ठीक। तीन प्रेसिडेंसी शहर है, ठीक है। तीन प्रेसिडेंसी शहर का मतलब मुख्य शहर जो अंग्रेजों के थे, ठीक है, यहाँ पर व्यापारिक कंपनियां स्थापित की गई मुख्य रूप से, उसे कहते हैं कि तीन इनके प्रेसिडेंसी शहर, उनको लिख लीजिए। प्रेसिडेंसी, ठीक है, शहर, तीन प्रेसिडेंसी शहर हमारे चेन्नई, जिसे मद्रास कह सकते हैं, मद्रास, कोलकाता और इसके बाद एक है हमारा बॉम्बे, ठीक है। ये तीन प्रेसिडेंसी शहर है, ठीक है। तीन प्रेसिडेंसी शहर उनके मुख्य केंद्र हैं, ठीक है। अंग्रेजों के जो मुख्य केंद्र वो मद्रास है, कोलकाता है, बॉम्बे, ठीक है। इसको लिख लीजिएगा, ये हर जगह आएंगे ये। और कोलकाता को कहते हैं कि 1774 से लेकर 1911 तक, ठीक है, जब दिल्ली षड्यंत्र कैसे जब 1912 में हुआ था, उससे पहले तक कहते हैं 1774 से 1911 के तक क्या करते हैं, जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता थी, ठीक है, जो राजधानी थी वो कोलकाता थी, ठीक। 1774 से 1911 तक क्या हुआ, जो कोलकाता को राजधानी बनाया गया था, ठीक है। तो इतनी बातें इसके बारे में थी, ठीक है। अंग्रेज जो वापस आए, इनकी समान जानकारी केवल इतना हुआ है। आप लोग अभी परेशान मत रहिए, अंग्रेजों के बारे में तो पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। इस कारणवश ज़्यादा शासकों के बारे में देखना नहीं, आगे जैसे जैसे हम देखे जाएंगे सभी शासक तो उसमें आते ही जाएंगे। शासक का मतलब वायसराय हैं, गवर्नर जनरल हैं, इनके बारे में बात करते हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, सेनापति हैं, ठीक है, उनके बारे में। जो मुख्य रूप से हैं तो वो तो सब आ ही जाएंगे, ठीक है, ठीक। चलिए इतना लिख लेंगे, आगे चलें। चलिए इनकी कुछ कंपनियां देख लें क्या, कि किसके शहरों में कुछ कंपनियां स्थापित किए गए हैं, उनको थोड़ा बहुत देख लेते हैं, ठीक है। व्यापारिक केंद्र लिखें, ठीक है। व्यापारिक केंद्र, ठीक। व्यापारिक केंद्र देखिए, हम सभी लोगों के बारे में व्यापारिक केंद्र देख चुके हैं, ठीक है। हम लोग
पुर्तगालों के बारे में भी देखें, ठीक है। इसके बाद डचों के बारे में भी देखें, इसके बाद डेनिसों के बारे में भी देखें, ठीक है। डेनिस का 2 क्षेत्र बताए गए थे, और भी क्षेत्र में डेनिस थे, ठीक है। बंगाल के एक क्षेत्र है फेडरिक ना कुछ नाम ऐसे ही था, तो वहाँ पास भी थे, लेकिन वो इम्पोर्टेंट है नहीं, इसका आंसर नहीं बताया गया, ठीक है। व्यापारिक केंद्र इनके देखें। चलिए, कहते हैं कि 1608 में, ठीक है, 1608 में ये सूरत पर कंपनी स्थापित किए थे। सूरत में एक फैक्ट्री लगाए थे, लेकिन वो असफल रही थी, ठीक है। फैक्ट्री लगाए थे लेकिन वो क्या थी, असफल थी, ठीक है। असफल का मतलब चली ही नहीं, ठीक है। तो 16 से 8 में इसको ऐसे लिख लीजिएगा। बाद में कहते हैं 1612 में, 1612 में कहते हैं कि सूरत पर दोबारा फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है। सूरत पर फिर से एक फैक्ट्री का आपकी क्या हुई, सफल हो गई, ठीक है। तो इसको आप लिखते जाइएगा, ठीक है। 1612 में, उस समय पुर्तगाल शक्तिशाली थे, ठीक है। उस समय जब ये आए थे तब तो पुर्तगालों का शासक मतलब कई स्थानों पर व्यापार केंद्र स्थापित कर दिए। उस समय सूरत पर पुर्तगाल भी शासन मतलब व्यापारिक केंद्र बनाए हुए थे, और क्या हुए, वहाँ पास व्यापार किया करते थे, ठीक है। जिसके कारण बाद में जब ये 1612 में कर रहे थे वहाँ पास व्यापारिक केंद्र, तब इनके मध्य टकराव भी हुआ था, ठीक है, पुर्तगालों के मध्य। और स्लीव का से एक कह सकते हैं, इसी में स्लाव का युद्ध हुआ, ठीक है, जिसमें पुर्तगाल पराजित हुए थे, ठीक है। स्लाव का युद्ध हुआ था जिसमें पुर्तगाल क्या हुए, पराजित हुए थे, ठीक है। इसी वर्ष की बात है, 1612 में इसमें पराजित हुए। बाद में फिर ये उस समय वहाँ के जो बादशाह थे, ठीक है, बादशाह का मतलब जो दिल्ली क्षेत्र में थे, जो मुगल थे, उनसे क्या लिए, अनुमति ले लिए व्यापार के लिए, और फिर फैक्ट्री स्थापित करके वो सफल भी हो गई, ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं। चलिए, 1615 के बारे में देखें। 1615 में कैप्टन, जिसे कहे अभी देखें ना, थॉमस रो कुछ रियायतें मांगने आए थे, ठीक है, मुगल बादशाह जहांगीर से। कहते हैं थॉमस रो, और रियायतें मिली भी थी, ठीक है, व्यापारिक क्षेत्र में रियायतें मिली, ठीक है। कौन दिया था, मुगल बादशाह, ठीक है। उस समय जो मुगल बादशाह थे, अभी हम जब मुगल पढ़ेंगे तब ये सब आएगा, ठीक है। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, लेकिन वहाँ भी जब मुगल पढ़ेंगे तब ये सब आएगा, ठीक है। तो रियायतें मिली थी। मुगल बादशाह कहते हैं बहुत विरोध हुआ था, मतलब इनके दरबार में रियायतें देने के संबंध में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ कि नहीं देना चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी मुगल बादशाह कहते हैं कि बहुत इनसे प्रभावित हुए थे, इस कारणवश क्या हुए, रियायतें देना शुरू कर दी कि आपको सभी जितनी भी कंपनियाँ थी उनसे ज़्यादा रियायतें इनको मिलना शुरू हो गई, ठीक है। यहाँ तक लिख लीजिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखें, रफ कर दें क्या इसको थोड़ा सा। चलिए, इसको आप लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप जहाँ तक मुख्य रूप से बता दे रहे हैं, इसके बाद जब हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल तो मतलब ब्रिटिशर्स के बारे में तो पूरा पढ़ना ही है, ठीक है। आगे पूरा पढ़ना ही है उन्हीं के बारे में, तो आगे देखते ही जाएंगे, ठीक है। चलिए, और कह सकते हैं 1622 में ठीक है, आराम गांव में फैक्ट्री स्थापित किए, और मसूलीपट्टनम में, ठीक है। आराम गांव और मसूलीपट्टनम क्या कहते हैं, फैक्ट्री स्थापित की और सफल भी रही, ठीक है। फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है। 1622 में कह रहे हैं। इस समय भी पुर्तगालों से कहते हैं कि थोड़ा सा संघर्ष बढ़ा इस कारण भी, ठीक है, क्योंकि इस समय ईरान के साथ अंग्रेज थोड़ा सा मिलकर थोड़ा उनकी मदद की, जिससे कारण पुर्तगालों को थोड़ा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो उसको जानने की जरूरत नहीं, केवल इतना जानने की 1622 में आराम गाँव और मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित की गई, ठीक है। 1632 गोलकुंडा, ठीक है। गोलकुंडा में भी क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि शाही वहाँ पे जो शासक थे उनसे शाही फरमान जारी किए, रियायतें दी गई, ठीक है। और कम व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी करवाए वहाँ के शासक जो थे, ठीक है। और रियायतें ली गई, इस फरमान से क्या ली गई, रियायतें मतलब होता है छूट ली गई, ठीक है। कुछ व्यापार करने के लिए कुछ थोड़ा बहुत
छूट ली गई होंगी, ठीक है। तो छूट ली गई तो इसका मतलब ये हुआ कि गोलकुंडा में फिर वहाँ पास भी व्यापारी केंद्र बनाई थी, ठीक है। 33 में कहते हैं उड़ीसा के बालासोर, ठीक है। बालासोर कल हम देखे ही थे कि डचों का भी तो था, ठीक है। बालासोर में उन्होंने भी फैक्ट्री स्थापित ही की थी, तो थोड़ा सा संघर्ष इनके मध्य भी हुआ है, डचों और अंग्रेजों के मध्य भी संघर्ष यहाँ पर बढ़ा, ठीक है। तो बालासोर में क्या किए, फैक्ट्री स्थापित किए हैं, ठीक। 1640 लिख लीजिए। 1640 में मद्रास को ये खरीदे, ठीक है। मद्रास कहते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा देके खरीद लिए, ठीक है। फिर व्यापारिक केंद्र बना लिए, बाद में ये इनका मुख्य प्रेसिडेंसी शहर बन जाएगा, ठीक है। तो मद्रास को क्या किए, खरीद लिए, और फिर यहाँ पास बाद में व्यापारिक केंद्र ये बन ही जाएगा, ठीक है। यहाँ भी फैक्ट्री स्थापित करेंगे, बाद में ये तो मुख्य हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पास 3 तो मुख्य शहर हो ही जाएंगे, एक मद्रास, दूसरा बॉम्बे और तीसरा हमारा कोलकाता। तो एक कोलकाता मुख्य रहेगा, केंद्र में जो रहेगा वो कोलकाता ही रहेगा, पहले मद्रास रहता है, बाद में कोलकाता हो जाएगा, ठीक है। जैसे हम देखेंगे जब युद्ध होता है बक्सर के बाद, फिर कोलकाता केंद्र बन जाएगा, ठीक है। तो 1640 में मद्रास, फिर इसके बाद और भी कई जैसे सारे मतलब कंपनियाँ मतलब अपनी फैक्ट्री लगाएं, ठीक है। लेकिन जानना जरूरी नहीं, इतना मुख्य रूप से था। एक और आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, इसे रफ कर देते हैं थोड़ा सा। आप लिखना चाहें तो एक थोड़ा सा ये लिख लीजिए कि उस समय बंगाल के जो सेनापति थे या वायसराय, कुछ भी कहें, सेनापति कह सकते हैं, गवर्नर कह सकते हैं, जो मुगलों के अधीन थे, शाइस्ता खां नाम था, ठीक है। 1688 की बात है। जो बंगाल के उस समय पूरा बंगाल हो गया, ठीक है, बीजापुर, गोलकुंडा, ठीक है, ये पूरा क्षेत्र किनके अधीन हुआ करता था, मुगलों के अधीन हुआ करता था, ठीक है। तो बंगाल के कह सकते हैं सेनापति हमारे कौन थे, शाइस्ता खां, ठीक है। इनके साथ ये थोड़ा सा जब इनकी शक्ति हल्का से बढ़ी, अंग्रेजों की थोड़ा शक्ति बढ़ना शुरू हुई, तो थोड़ा सा झड़प भी हुई, ठीक है। बंगाल में शाइस्ता खां से इनकी झड़प हो गई, जिसके कारण मुगल बादशाह उस समय 1688 की बात चल रही है, उस समय मुगल बादशाह औरंगजेब है, ठीक है। हम लोग देखेंगे कि इस समय कौन सा है, जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे तब तो देखेंगे, ठीक है। 1707 में उनकी मृत्यु होती है औरंगजेब की, ठीक है। इस समय 1688 के समय वही है जब मराठों और मुगलों के मध्य जबरदस्त युद्ध चल रहा है, ठीक है। चलिए 1688 में बंगाल के सेनापति शाइस्ता खां के साथ क्या होती है, संघर्ष होता है, ठीक है, युद्ध होता है, और जिसमें कौन पराजित होते हैं, ये अंग्रेज पराजित होते हैं, अंग्रेज पराजित होते हैं, जिसके कारण इनको कहा जाता है कि आप सूरत से अपनी फैक्ट्री हटाइए। ये सब क्या है, आप आके यहाँ पास हम लोग से युद्ध करना चाहते हैं, सूरत से इनको फैक्ट्री हटाने के लिए कहें कि आप सूरत से सब जगह से फैक्ट्री हटाइए, मुगल बादशाह कहें, ठीक है। बाद में क्या कहते हैं, एक शांति समझौता कर लेते हैं, ठीक है। शांति समझौते में कहते हैं कि ये बहुत सारा धन देंगे, ठीक है। शांति समझौता करते हैं, और शांति समझौता करने से इनको लाभ भी होता है। लाभ क्या होता है कि इनको बंगाल में भी फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति मिल जाती है, ठीक है। बंगाल में भी फैक्ट्री स्थापित करने की इनको अनुमति, ठीक है, अनुमति मिल जाती है, ठीक है। बंगाल में भी फैक्ट्री स्थापित करने की इनको अनुमति मिल जाती है शांति समझौते के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार 1628 में ये थे। एक और आप लिखना चाहें तो एक 1717 में मुगल बादशाह फर्रुखसियर हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, एक शाही फरमान जारी करते हैं, ठीक है। शाही फरमान का मतलब यही था कि अंग्रेज क्या करेंगे, बंगाल के पूरे क्षेत्र में अब बिना कर दिए हुए मुक्त व्यापार कर सकते हैं। तो वो उस अधिकार पद का नाम था दस्तक कहते थे, ठीक है। दस्तक का मतलब ये होता था व्यापार करने की छूट, ठीक है, मुक्त व्यापारिक क्षेत्र में व्यापार करने की छूट, ठीक है। 1717 में क्या हुआ, शाही फरमान जारी किया। उस समय जो मुगल बादशाह हैं बदल चुके थे, ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे, ठीक है। मुगल बादशाह फर्रुखसियर थे, उस समय उन्होंने एक शाही फरमान जारी किया। इस शाही फरमान में लिखे क्या, थोड़ा इसको रफ कर दें क्या पहले, चलिए
थोड़ा फिर इसको लिख के फिर ऊपर लिखते हैं, ठीक है। सत्रह सौ 17 की बात है, ठीक है। शाही फरमान मुगल बादशाह जारी करते हैं, ठीक है। क्यों जारी करते हैं, क्योंकि अभी बताते हैं क्यों जारी करते हैं। ठीक है, शाही फरमान जारी करते हैं जिसको क्या कहते हैं, दस्तक कहा जाता है, ठीक है। दस्तक, अभी ये दस्तक जब हम 1757 का युद्ध देखेंगे, ठीक है। 1757 के युद्ध में प्लासी युद्ध, ठीक है। 1757 के युद्ध में इस दस्तक का जिक्र होगा, ठीक है। जब सिराजुद्दौला के साथ संघर्ष होगा तो ये दस्तक का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता है, जिस कारणवश वो क्या करता है, युद्ध करना शुरू करता है, ठीक है। ये दस्तक को कह सकते हैं मुक्त व्यापार अधिकार पत्र कह सकते हैं, ठीक है। अधिकार पत्र, मुक्त व्यापार अधिकार पत्र कह सकते हैं, ठीक है। इस दस्तक को मुख्य रूप से अगर जानना हो तो दस्तक को थोड़ा सा समझ में ना आ रहा होगा तो मुक्त व्यापार अधिकार पत्र कि आप बंगाल में मुक्त व्यापार कर सकते हैं, कहीं भी कर देने की, चुंगी कर लगाया जाता था उस समय, चुंगी कर कहीं देने की वो नहीं, लेकिन और जो भी लोग थे उनको देना था, भारतीय जो व्यापारी थे उनको भी देना था, लेकिन इनको दस्तक द्वारा दे दिया गया। क्यों, मुक्त व्यापार अधिकार पत्र क्यों दिया गया था, क्योंकि एक व्यक्ति क्या हुए थे, कहते हैं इनको बहुत बड़ा, मतलब कहते हैं एक प्राण घातक कह सकते हैं कि थोड़ा हो गया था, ठीक है, फर्रुखसियर को, ठीक है। जिस कारणवश एक अंग्रेज अधिकारी उनसे मिलने गए थे, जिस कारणवश उसको ठीक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका, ठीक है, डॉक्टर थे उस समय कई लोग, तो उनको ठीक करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिस कारणवश कहते हैं कि इनको भी उनसे प्रसन्न होकर ये दस्तक दे दिया गया था, ठीक है, ठीक है। क्योंकि उनको प्राण बचाए थे, इस कारणवश वो उनसे प्रसन्न हुए और प्रसन्न होने के बाद उनको मुक्त अधिकार पत्र दे दिया गया। इसका दुरुपयोग होगा बाद में, बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, उसको हम देखेंगे, लेकिन शाही फरमान द्वारा मुक्त व्यापार अधिकार पत्र दे दिया गया, जिसके कारण ये क्या किए हैं, उसका दुरुपयोग किए, ठीक है। ठीक है, दुरुपयोग में आप कंफ्यूज मत रहिएगा। दुरुपयोग मतलब छोटा हो रहेगा, बड़ा हो रहेगा, उसमें ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो हो गया, इतना हो गया। इसके बाद हम लोग आगे जब 1757 या 1764 में जाएंगे, ठीक है, 64 में जाएंगे, तब देखेंगे कि बक्सर युद्ध के बाद बंगाल के पूरा अधिकार हो जाता है, ठीक है। हर क्षेत्र में बंगाल पर अधिकार, मतलब चाहे निजामत हो, निजामत का मतलब होता है सैनिक अधिकार, और दीवानी का मतलब होता है आर्थिक अधिकार, ठीक है। सैनिक एवं आर्थिक अधिकार इन्हीं के पास आ गए थे, पूरी शक्तियाँ इन्हीं में केंद्रित हो गई थी, ठीक है। क्योंकि उस समय मुगल बादशाह भी हार चुके थे, शाह आलम द्वितीय, और उस समय और भी शासक शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, ये सभी लोग हार ही चुके थे, ठीक है। और उस समय भी कई लोग हारे थे, ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। 1764 बंगाल पर भी अधिकार हो गई, इतना जानना था व्यापारिक केंद्र, इतना बंगाल पर जब अधिकार होगा तब उस समय दस्तक का दुरुपयोग के कारण होता था, युद्ध हुआ, जिसके कारण वो विजय प्राप्त कर लिए, ठीक है। फिर धीरे धीरे अब तो इसके बाद तो वो तो उनका तो मतलब स्थापित होते ही गए, ठीक है, उनकी शक्तियाँ बढ़ते ही गई, ठीक है। फिर इसके बाद वो आते गए धीरे धीरे, फिर इसके बाद अधिनियम भी आना शुरू हुआ, इसी के बाद अधिनियम आना शुरू होता है, ठीक है। जब अधिकार हो जाता है तो चलाने के लिए चाहिए कानून व्यवस्था भी चाहिए, ठीक है। जब आप राजनीतिक हस्तक्षेप किए और राजनीतिक क्षेत्र में कूदेंगे तो लोगों को नियंत्रित करने के लिए कुछ कानून चाहिए, ठीक है, नहीं कैसे नियंत्रित करेंगे, इसका बस कानून आना शुरू होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इतना ही था, कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है, इतना लिख लीजिएगा। हम लोग देखिए अब इसमें ज़्यादा नहीं देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे, क्योंकि आगे हमको पढ़ना ही इन्हीं के बारे में पढ़ना है। थोड़ा फ्रांसीसियों के बारे में देख के फिर हम लोग अपने क्षेत्र पर उतरेंगे कर्नाटक युद्ध पर, ठीक है। कर्नाटक युद्ध मतलब महत्वपूर्ण है, ठीक है, तो वहाँ से देखना शुरू करेंगे। कल हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे, फिर समाप्त हो जाएगा। तो इतना था, इतना आप लोग लिख लीजिएगा। कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है, कैसा लगा तो थोड़ा सा बता दीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा। कल हम लोग फ्रांसीसियों के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं, ठीक।